को सब्र दे, और उन्होंने आज वो भी इस इजलास में वो शिरकत करेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ प्रोफेसर वेंकट नारायण साहब का जो सेस के हैं, और पीसी मोहनन साहब भी जो साबिका चेयरमैन स्टैटिस्टिक्स कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन रह चुके हैं। तो इस सेमिनार का मकसद एक ही है कि एक नया डेटा आया है, नए आदाद व शुमार आए हैं जो ये बताएंगे कि तेलंगाना के खानों में गरीबी कितनी है, कितनी बड़ी है। साथ ही साथ उस डेटा को ये माहिरीन कंपेयर करेंगे दीगर समाज के, ख़ास तौर से दलित समाज से, और फिर आखिर में आप तमाम की रिपोर्ट के बाद मैं इसका आपके सामने कर दूंगा, और जो सिफारिशात, जो रिकमेंडेशन तेलंगाना हुकूमत से हमको करना है, इन माहिरीन के रिपोर्ट के बाद इस नए डेटा, जो नया आदाद व शुमार हमारे पास है, हम भी ये चाहते हैं कि तेलंगाना के मुसलमानों का भी हुकूमत की तरफ से बेहद इक़दाम किए जा रहे हैं, मगर एक जो नई स्कीम आई है इसके तहत मुसलमानों को किस तरीके से आगे लेके जा सकते और किस तरीके से सिफारिशात हम पेश कर सकते हैं, ये कोशिश की जा रही है। मैं शुक्रगुजार हूँ आप तमाम का, और आमिर भाई अब आपके हवाले है, और इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश होगी कि 1 बजे तक इंशाअल्लाह इस इजलास को ख़त्म करें। मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि आप लंच कर जाइए, ज़ोहर के नमाज का भी इंतज़ाम रखा गया है, मगर ज़रूर लंच करके आप यहाँ से जाइए। शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब। आप का बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी इस दावत पे दावत कबूल की, और आज इस सेमिनार के बारे में जो हम कहने वाले हैं उसके लिए आप यहाँ जमा हुए हैं। मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा था कि इस ये था कि जो हमारा नया जो डेटा आया हमारे सुदीर कमीशन के बाद, उस डेटा को हम प्रेजेंट करें ताकि हम आप लोगों को ये बताएं कि हमारे रियासत सोशल कंडीशंस कैसी हैं, किस कम्युनिटी का किस दर्जे का डेवलपमेंट है और कौन सी कम्युनिटी कर रही है। हम फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी एंड प्रैक्टिस, जिसके बाद मेरे साहब से करूंगा कि वो बताएं आपको, ये शुरू हुआ था जनाब सुधीर साहब की कमेटी के बाद, और सुधीर साहब की रहनुमाई में हम उस काम को कंटिन्यू कर सकें जो हमने सुधीर कमीशन में शुरू किया था, और उस काम को हम इस तरह से कंटिन्यू कर सकें कि हमारी रियासत को और हमारी सरकार को हम नया और अपडेटेड डेटा देते रहें आप सब लोगों के जरिए। तो ये मकसद है हमारा, इस वजह से आज हमने ये कॉन्फ्रेंस की है। जैसे असद साहब ने बताया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ प्रोफेसर अब्दुल शाबान जो आजकल यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में है, उन्होंने बहुत काम किया इसके साथ, और डॉक्टर वेंकट नारायण, इन दोनों ने इस डेटा को बहुत गौर से देखा है और ये आपको प्रेजेंट करेंगे। ये डेटा आपसे मेरी गुजारिश है कि ये जब ये डेटा समझाएं तो आप उसको गौर से देखें, आपको ये समझ में आएगा कि हमारी आबादी किस हाल में है और पिछले दिनों में कितनी तरक्की हुई और आगे कितनी होनी है। तो इसका मकसद आप लोगों को आगाह कराना है, क्योंकि हम लोग अक्सर इस किस्म का एविडेंस हमको मिलता नहीं है या समझ में नहीं आता। तो मैं इन दोनों से मेरी गुजारिश है कि ये आप सबको इस डेटा से आगाह कराएं और समझाएं कि ये क्यों हम कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। उसके बाद मैं गुजारिश करूंगा प्रोफेसर अब्दुल शाबान से कि वो बताएं कि इस डेटा से मतलब क्या निकलता है और इसके आगे हमें करना क्या है। लेकिन शुरुआत में मैं पहले चाहूंगा कि आपको मैं हमारी सेंटर फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी एंड प्रैक्टिस से वाकिफ कराऊं। एंड आई विल नाउ इनवाइट माय कलीग्स राजू भूपति, राजू श्रीराम,
to tell you a little bit about what the CDPP is doing and why we have been set up. Sriram. Hello, good morning and welcome to this meeting. Center for Development Policy and Practice is a research institute that works on development concerns and contemporary public policy challenges. Working with a team of research professionals and expert consultants under the guidance of eminent public intellectuals, CDPP conducts research studies, develops policy papers, publishes a peer-review quarterly journal, and hosts conferences, seminars, and workshops. At CDPP, we endeavor to influence public policy through our academic research in association with civil society, media, elected representatives, and others. Today, we are honored to be associated with our MP, Mr. Asauddin Owaisi, on the topic Muslims in Telangana, Poverty and Other Challenges. The CDPP Governing Council consists of Mr. G. Sudhir, former IAS officer, Dr. Amirullah Khan, Research Director and a Developmental Economist, Dr. Neelima Khaitan, who heads CSR of the Corporate Social Responsibility Wings of multiple organizations, Dr. Amitabh Kundu, he's been the chairperson of the Post-HR Evaluation Committee, Mr. Alok Wadhava, a management professional, Dr. Salima Rizvi, research economist at the Copenhagen Consensus Center, Dr. Abdul Shaban, professor at the Tata Institute of Social Sciences, Mr. Adiluddin Syed, he's also our director, Dr. Jimol Unni, former director of IRMA, and Ms. Rubina Manzar, who's a social entrepreneur. Our research team consists of Dr. G. Sudhir, Dr. Amirullah Khan, Ms. Nithina Matthews, Nahia Hussain, Sriram Bhupati Raju, Anjana Divakar, Samia Farheen, Syed Salmanuddin, Syed Moin, and Ismail Sheikh. Thank you. Thank you so much, Sriram. May I have Asauddin Owaisi for a minute, please? Just for a minute. Sir, there are the first two publications of the CDPP incidentally have been printed and published just now, and I'd like to request our director Sudhir Saab, our chair, to present a copy each to Janab Asauddin Owaisi. ये हमारी किताबें दो जो नई वाली छपी हैं, एक किताब है सिटीजनशिप पे जो आजकल का बड़ा अहम पहलू है, तो हमने इस किताब को की इजरा कराई अभी जनाब असदुद्दीन ओवैसी से। सुधीर साहब से मैंने रिक्वेस्ट किया कि वो असद साहब को पहली कॉपी दें, और जो दूसरी किताब है वो औरतों के हुकूक पे, जेंडर पे है। ये दोनों किताबें अभी शाया हुई हैं, आप में से जिनको दिलचस्पी हो वो वहाँ पे अवेलेबल है, आप वहां से ले सकते हैं। मैं अब जनाब सुधीर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो बताएं कि सुधीर कमीशन के बाद किस वजह से और क्या अहमियत थी कि हम इस बात को आगे बढ़ाएं, एंड व्हाई वी शुड सेट अप सेंटर फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी एंड प्रैक्टिस। Professor Amirullah Khan Sahab, Dr. Venkat Narayana Garu, Shri Asauddin Owaisi Sahab, Honorable Member of Parliament, मीटिंग में सब जो प्रेजेंट हैं उन सबको नमस्कार। मैं कमीशन ऑफ इंक्वायरी
ऑन मुस्लिम्स जो तेलंगाना गवर्नमेंट ने कायम किया था, उसका चेयरमैन रह चुका हूँ। कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट मार्च 2015 में हुआ था। कमीशन ने पूरे तेलंगाना स्टेट में विजिट्स करके कई गवर्नमेंट सोर्सेस के रिकॉर्ड्स और डेटा लेकर पब्लिक हियरिंग्स तमाम उस वक्त के 10 जो ज़िले थे, 10 ज़िलों में पब्लिक हियरिंग्स करके पब्लिक से उनकी राय लिए कि तेलंगाना में मुस्लिम्स के तरक्की के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। पूरी स्टडी और फिर एक हाउस होल्ड सर्वे भी किया था जिसमें 8000 से ज़्यादा फैमिलीज़ का डिटेल्ड इंटरव्यू हुआ था। इन सब चीज़ों के बेसिस पर कमीशन की रिपोर्ट सबमिट की गई। उसमें तेलंगाना में मुस्लिम्स के एजुकेशनल डेवलपमेंट, मतलब तालीमी फील्ड में उनकी तरक्की, उनकी माशी हालात सुधारने के लिए और सोसाइटी में उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या करना चाहिए, उन पर रिपोर्ट्स दी गई। उसमें और एक अहम चीज़ थी कि गवर्नमेंट सर्विसेज एंड पब्लिक सर्विसेज में मुस्लिम कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम, तकरीबन 7% रहने की वजह से में स्पेशल प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशंस फॉर इंक्रीजिंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स इन गवर्नमेंट सर्विसेज, वो भी एक पॉइंट था। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी रिजर्वेशंस देने का भी एक रिकमेंडेशन था। एनीवे, हमारे कमीशन का काम 2019 में कंप्लीट हो गया। इस रिपोर्ट के अलावा कमीशन ने और 3-4 स्टडीज़ की थी और उनको भी गवर्नमेंट को सबमिट किया था। अब कमीशन के क्लोजर के बाद डॉक्टर अमीरुल्लाह खां और दूसरे एकेडमिशियंस से कुछ डिस्कशन हुआ। फिर एक सजेशन आया कि एक छोटी सी बॉडी बनाया जाए जिसमें ये इश्यूज़ जो मुस्लिम कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही रेलेवेंट थे, बहुत ही अहम थे, जो कमीशन ने स्टडी किए थे, उनको आगे स्टडी करते हुए, उनके अलग अलग एस्पेक्ट्स पर स्टडी करते हुए प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना और गवर्नमेंट सोर्सेज के, सेंट्रल गवर्नमेंट सोर्सेज के जो स्टडीज़ होते हैं, उन सब स्टडीज़ में से भी रेलेवेंट डेटा लेकर मुस्लिम्स के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, इस तरह के स्टडीज़ करके रिपोर्ट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम सबमिट करें। इस मकसद से सेंटर फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी एंड प्रैक्टिस बनाए थे। उसमें डॉक्टर अमीरुल्लाह खान साहब और दूसरे लीडिंग एकेडमिशियंस एसोसिएटेड हैं। इट हैज स्टार्टेड एज ए स्मॉल बॉडी, मगर उसका काम पिछले 1 साल में काफ़ी अच्छा रहा। उन्होंने रिपोर्ट्स पब्लिश किए हैं और कोविड के बावजूद सेमिनार्स और मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करके, वेबिनार्स ऑनलाइन मोड में ही मीटिंग्स डिस्कशंस करके कई सेमिनार्स भी उन्होंने ऑर्गेनाइज किए हैं। और अभी रिसेंटली 2 किताबें भी पब्लिश हुई हैं। इस तरह से इन इश्यूज़ पर मुस्लिम्स के प्रॉब्लम्स की स्टडी कंटिन्यू करने के मकसद से ये सेंटर बनाया गया है। उसके प्रोग्राम्स को आप भी सब फॉलो करते रहें, देखते रहें और उसको सपोर्ट भी करते रहें तो अच्छा रहेगा। तो इस अपील के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। थैंक यू। सर, बहुत शुक्रिया आपका। जनाब सुधीर साहब अभी आपसे मुखातिब थे। सुधीर साहब का इंस्पिरेशन था कि हमको ये एक नई किस्म की स्टडी करने का मौका मिला। इस किस्म की रिपोर्ट जो सुधीर कमीशन ने बनाई थी वो हमारे मुल्क में शायद पहली बार बनी, जहाँ पे हमने एक मखसूस स्टेट को और वहाँ की एक मखसूस कम्युनिटी को बड़ी गहराई से स्टडी किया। वैसे सच्चर कमेटी और कुंडू कमेटी ने ये मुल्क भर के लिए किया था,
लेकिन एक स्टेट के लिए करना, इसके लिए हमको एक नई मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करना पड़ा, इसके लिए हमको नया डेटा ढूंढना पड़ा। और इसके बाद हमको ये बड़ी खुशी हुई इस बात से कि हम ऐसा डेटा हमने ऑर्गेनाइज किया जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि काफ़ी पॉलिसी चेंजेस आए तेलंगाना स्टेट में। और इसके लिए हम न सिर्फ हमारी सारी एकेडमिक कम्युनिटी बट ऑल्सो हमारी जो पब्लिक पॉलिसी कमेटी है, हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारा डेटा लेके उसको फिर आगे बढ़ाया। हमारा मकसद हमारे काम में और खुसूसन इस सेमिनार में बस यही है कि हम अपनी तरफ से आप लोगों को एविडेंस दें, हम अपनी तरफ से आप लोगों को बताएं कि कहाँ मसले हैं, किस किस्म के मसले हैं और इनका हल क्या हो सकता है। वैसे आप सब लोग इस गैदरिंग में तो आप सब लोग ऐसे लोग हैं जो शायद और जो यकीनन हमारे बारे में और हमारे स्टेट के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं, लेकिन हमारा रोल ये रहेगा इसमें और ये है कि आप लोगों को हम वो स्पेसिफिक डेटा दे दें जिससे फिर किसी को इख्तिलाफ ना हो, या वो ऐसा रोबस्ट डेटा हो, वो उन लोगों ने साइन कर दिया हो उस पे जो मुल्क में बल्कि दुनिया भर में डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस और रिसर्च के सबसे बड़े नाम हैं। इसके बाद फिर ये डेटा कोर्ट में भी, असेंबली में भी, पार्लियामेंट में भी बड़ी आसानी से यूज किया जा सकता है। ये हमारा मकसद है, ये किसी भी रिसर्च बॉडी और थिंक टैंक का मकसद होता है कि हम आप सब लोगों को, आप सब लोग जो सियासतदान हैं, जो सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं, जो रिस्पॉन्सिबल मेंबर्स हैं हमारी जो क़यादत करते हैं हर शोबे में, उनके लिए हमारी ये खिदमत की हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको हम ऐसा डेटा दें जिसको आप यूज़ करके अपनी बात आगे बढ़ा सकें। यही डेटा अब हम आपको बताने जा रहे हैं। मैं पहले दावत दूंगा डॉक्टर वेंकट नारायण को। वेंकट, आप अगर स्क्रीन पर डेटा नहीं आ रहा है तो ये डेटा सबके पास मौजूद है, द डेटा इज अवेलेबल विथ एवरीबडी। इफ यू कैन जस्ट पॉइंट देम आउट द टेबल्स एंड एक्सप्लेन इट टू देम, देन आई थिंक वी विल बी डूइंग ओके। तो आप सब लोगों के पास अगर नहीं है तो एक कॉपी, सलमान, कैन यू सी दैट एवरीबडी गेट्स अ कॉपी? सो ये जो हमारा पेपर है, इसमें जितना हम डेटा समझाने जा रहे हैं वो सारा डेटा इसमें मौजूद है। आपको मैं वेंकट पहले और फिर शाबान आपको समझाएंगे कि आखिर ये टेबल्स कहते क्या हैं और इसका मकसद क्या है और इसको हमने कहाँ से जमा किया, ताकि आपको ये समझ में आए कि ये डेटा वाकई जेन्युइन है और इसको हमने समझ के आपके सामने रखा है। तो ये डेटा मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मेरे बहुत ही मुअज़्ज़िज़ कलीग हैं डॉक्टर मोटकूरी, ये इकोनॉमिक्स के पीएचडी हैं, ये सेस में प्रोफेसर हैं, मेरे साथ सुधीर कमीशन में इन्होंने बहुत काम किया है। और ये टेबल्स बनाने में डॉक्टर वेंकट का बड़ा रोल रहा है और इस वजह से ये डेटा को ये सबसे ज़्यादा अच्छी तरह समझते हैं। तो वेंकट, इफ़ यू कैन कम हियर एंड स्पीक just explaining each table, and if you can just point out which table, then people will follow it. Yeah, thank you. Once again check with them. Good morning all, respected Honorable MP Asiduddin Saab and our Honorable Chairman earlier, Commission of Inquiry, Government of Telangana, हमारा Dr. Amir Saab, CDPP Director, and also all other dignitaries present here. And very good morning, all of you. And I'll just present the socio-economic conditions of Muslims in Telangana. Their backwardness in different dimensions, particularly is it fine? So particularly education, employment and economic conditions. It includes the
housing and okay. Yeah. That, so, yeah. Come. So this is the just present you this. I mean, in Telangana, we have Muslim population around now. I mean, we are giving the figure for right. I mean, at this time, 2021, we have estimated like 48 lakh population we have in Telangana, Muslim population, and it will constitute 12.8%, 12.8% of the total population in Telangana. So that's a very good proportion. It's not a very small, it's a very good proportion, and 12.8% is higher than the STs, a little lesser than the SCs. SCs we have 15.5%. So when we come to this, the economic conditions of Muslims, Muslims faces backwardness in terms of education and income, employment opportunities. They also lack access to formal credit channels, asset ownership and housing. These are some of the main aspects that we have looked into and we are presenting to you. These are the important aspects of standards of living when we measure how people are living and how their conditions are. So actually one of the observation that we have been making all through when we were in Sudhir Commission and later, of course this is not a new thing, but even at the All India context we have Sachar committee also find same poorest, among the poorest in India, in Telangana, the share of the Muslims is increasing. That is one important observation that the policymakers has to take note of and make some kind of policy measures for uplifting the poor among the Muslims, and along with other communities as well. It's not particular, but it is increasing. That is one thing alert for the policy makers. So the community also deal with increasing burden of discrimination and prejudices that we have been observing all over India, and of course it may not be that much present in Telangana context, but we have been seeing that. Next. So first let us see with what is the situation in education. So we have actually, everybody looks at the literacy rate and say that Muslims have a high literacy, but it is a historical advantage. Long back they might have, and also second thing is that they may be attending madrasa. Attending madrasa also gives literacy. Literacy is nothing but just reading and writing, nothing else, nothing more than that. So that initially at the childhood, yeah, they are all attending 1 to 2 years of schooling or attending madrasa. So they are attending and learning reading and writing, but that is not sufficient for the anybody to go beyond and get good employment opportunities. So 1 2 years or even primary level also, that is not sufficient to make better living. So when we see that, attendance rates, for example, the percentage of the children who are in the school age, for example 6 to 10 years of children, they are meant for attending primary schools. Among them, if we see 5 to 10, among them
fifth class onwards, fifth class to eighth class onwards, 11 to 15 years means they are of middle school age. So their attendance rate, we can see the drop out. So when 96% of the children are attending primary schools, but in case of when it comes to middle school, only 90%, almost 9% of the children when it comes to middle school, they are dropping out. Okay, the dropout rate, if you see, it is higher among the Muslims when compared with other social groups. Okay, we can see the middle. Okay, middle school age, it is 96% among all Hindus, it includes SC, ST, but when it comes to all Muslims, it includes both OBC and other Muslims, it is 90%. So here the difference between Hindu and Muslims, we can see the increasing gap. When it comes to again the colleges, particularly the 11 and 12th class age group, that is 16 to 20 years age group, that also includes the graduation, undergraduation, degree, those who are attending degree colleges and all. So we can see further difference, increasing difference further. Okay, in all Hindus it is 65%, but whereas among Muslims it is 48.5%. Even we can see the increasing difference by when we compared with the primary, middle, and then college age. Okay, so this is how actually when we move towards higher education, the difference or the dropping out rate is higher among the Muslims. That is the point we are going to make that. So when children move towards higher education, the higher percentage of the hello. Okay, this is one observation. I'll get back to that. So in post-graduation, we can see it is implied. It is even increasing. The difference is increasing further. Okay, yeah. So this is what I was trying to give you. Dropout rate. That means the declining percentage of the children attending at the higher level of education means that they are dropping out when they move towards higher education. Okay, from primary to middle to college to post graduation, higher and PhD. Okay, yeah. So, in health dimension, actually, some of the, we have to make note that there are some advantages of Muslims concentrating in urban areas. Urban areas, generally, usually we have better accessibility to health facilities, healthcare facilities. Okay. Large proportion of Muslims are concentrated in urban areas. Of course, that generally all the social groups, those who are in urban areas, they have better access than the all those in the rural areas. Okay, but still we have observed that the Muslims have a certain difference in terms of anemia, especially among the children and female women. That is the we have observed in the Sudhir Commission and Muslim households, especially Janani Surakshana Yojana. It is they are not getting as much as other social groups. Those reasons we have to look into, and actually most of the Muslim households are falling back on the government facilities only. That is indicating actually their affordability. So since they are not able to afford the private healthcare services, whatever is available to them in the
nearby vicinities, government facilities, they are falling back. And so that is actually also there is a, if we see that there is a difference in quality of health care provided in government and private hospitals. So we can see that quality of health care, those who are, the community that majorly depends upon these facilities, government facilities. So that quality of health care available to them also, there is a difference. That is one more point we have to note. And so other, all the Muslim households in are not availing these ICDS facilities. It is meant for the children, 0 to 3 years age children, that ICDS is facility is there. And okay, still 15% of the Muslims are not able to avail that. And even in urban areas, it is even lesser. Only 53% they are able to. So JSY, Janani Suraksha Yojana, that what I said earlier, that is a kind of insurance program. And so it is 50% lower than SCs, 10% lower than STs, and 30% lower than Hindu OBCs. That is the kind of situation among the Muslims. And next, Salman. So that was the health situation. Now when it comes to housing, it is another most important aspect of the economic conditions. Especially, as I said earlier, the large proportion of the Muslim population is living in urban areas. But here in the urban areas, the housing situation is very, not so good. That's what I can say. Only 57% of the Muslim households own houses. Rest of them are all living in rented houses. That is the. When it comes to other, when we compare the Muslim and other Hindu households, that is the major comparable group, it is 73% among other Hindu households. It is only 57% among the Muslim households. And this percentage, they are falling behind SCs, STs, and Hindu OBCs and others. That is so next. You don't have. And the percentage of the population living in Pakka houses also lesser among the Muslims. Okay? Yeah. Oh, okay. So then this employment condition is another issue, but that is the most important because the availability of employment opportunities and the income they get from that makes their standard of living. And so one aspect is that when we compare with all the socio-religious groups, the work participation rate, that means among the population, what percentage of the population that across each community, what percentage of them are actually able to work. So that depends upon the employment opportunity. That depends upon employment opportunity available to them. So lower work participation rate means that is one of the reason could be that they are not able to get employment opportunity. Okay, so that is work participation rate is lower among the Muslims when compared with other socio-religious groups, and especially among the women. Among the women, there are two things actually. One is that the kind of work that one is interested in, choosing that, choice of the work. If that is not available, what we do, we will try to keep ourselves at home. Maybe that kind of employment opportunity is not available. That's why maybe Muslim women, they are not able to work. That is the lack of employment opportunities, one of the reason why very low rate of work participation rate among the Muslim women. Okay, we can see that only 17.8% is among Muslim women, and whereas in other
groups, it is almost 50%. 50% of the women are participating in the labor market. They are working on the other activity, economic activity. Okay. And another within that, among those who are working, what is the kind of security, salary security? Only 20%, 1/5 of the workforce, 20% of the workers among the Muslims are engaged in salaried employment. That means they get at least monthly payment, whatever it is there, whether it is 10,000 or 20,000 per month or 50,000 or 1 lakh, it may. But where is the rate of payment? But salaried, at least some kind of security. Otherwise, the rest, all 80% of them are either casual laborers or self-employed. Self-employed means whatever they get after selling their product, that they have to make out with that meager amounts. And casual labor is whatever amount is paid for the services given to the employer. Okay. When we look into that among the casual laborers, we haven't got the self-employed earnings per month, but casual laborers, even daily wage rates, that average daily wage rate also we found that lower among the Muslims than compared with other social groups. That's what we have observed. Okay. And yeah, okay. So among the especially when it comes to public employment, because every community has their proportional, there should be proportional representation of every community. Every community should be given an opportunity to be in the public service. So that is what we have. 12.8% is the Muslim population, but in the public service they represent only 7.4%. So that is indicating a underrepresentation. Government, it includes the lower cadre to the higher cadre. Okay, even for class 4 employee to the class group 1, class 1 employee. So this is all India cadre. If you see, even it is lesser among the IAS, IPS, and other. Only 3% of the. So this. This is, yeah, most of the, one thing is that a large proportion of the Muslim community, either in rural areas or urban areas, they depend upon non-agriculture activities only. Very, very low percentage of the population is depending on agriculture. Agriculture is not their main activity. But still there are in rural areas, there are good number of Muslim families depending upon agriculture. But when we compare the ownership of land among the Muslims, it is only 9% of the rural Muslim households. Only 9% of the rural Muslim households own the some kind of agricultural land for cultivation. So rest of them, they don't have, either they work as agricultural laborers or non-agriculture activities. Okay. So when we compared with other social groups, we can see their difference. And this is actually per capita income. Among all employment, all this will boil down to this, the income and expenditure. So per capita income, when we compare per person, because there is earlier there was a kind of discussion saying that household level income may be higher for Muslim households because there are more number of household members working in the Muslim. So that is not the comparable kind of figure. One has to compare with the per capita, per person, income per person. That is the standard comparable indicator. So when we compare with that, in that
indicator per capita, per person, income per person earned is lower among the Muslims. So this will lead to whether that per capita income that they earned, means that they got, is sufficient to meet their basic minimum level of expenditure or not. So that is the most important, because ultimately we have to buy goods and services which required, that food and other things we need, that are the basic required things to function. We have to walk, go and work, and many other things, that needs a minimum calorie of food. To buy that minimum calorie of food and other services that are required to function, to engage any activity, that is, if we do, compare in that dimension, poverty among the Muslims is also higher among the Muslims, especially in urban areas, or the rural areas, and urban areas also it is higher. Actually, southern states, when we compare with the rest of the India, southern states have an overall level, it is lower, the poverty ratios. But across the communities, we compare within the southern states, especially in Telangana, yes, we have little higher among the Muslims. Next slide. We can see those figures. So this is household expenditure, per capita expenditure. We can see that the lower among the Muslim OBCs and the Muslim others when compared with especially Hindu OBC, Hindu others. So for example, in 2011-12, it is 732 rupees, but little higher than the Hindu STs and Hindu SS, but lower than the Hindu OBCs. Similarly, in urban areas as well, it is lower than the Hindu OBCs. Okay, next. So when it comes to poverty, this is the poverty head count ratio. That is percentage of the population below, living below poverty line. Poverty line is that minimum expenditure to get that basic minimum goods and services a person has to, required for a person to function. Okay, so we can see that rural areas it is very high, and urban, of course, across the community it is lower, but still when we compared with Hindu OBCs, it is higher. Hindu OBC, that is the one reference point we can see. Okay, next. So this is the overall kind of situation. Another important thing is that since large proportion of the Muslim households are depending upon non-agriculture activity, actually non-agriculture activities in some kind of mostly self-employed. There is a need of some kind of enterprising, entrepreneurship, but that needs some kind of access to credit. So that is facilitates their own better earning activities, business, whatever, small tailor, push cart, whatever it is, it needs some kind of requires credit, access to credit, but that is not available to the Muslim among the for the Muslim population as it is when compared with the other communities. That is the comparable. Okay. So we have to validate these estimations and the kind of situation prevailed in terms of statistics. We have Professor Kundu from JNU, retired professor, and he was our Sudhir Commission advisory group also. And we have PC Mohanan. He was Sri PC Mohanan ji was Director General Government of India, his statistical office. That they were involved in this kind of exercise. So these figures that estimates that we have presented is not a small simple survey. It is national level. Validated with the expert whoever or Indian there. So that is okay. This situation, yes. Bank loans we can see. Next we can.
So with this, I handed over to Professor Shaban to give kind of policy recommendations based on the situation. And yeah. So. शुक्रिया वेंकट, बहुत बहुत आपका। हम शाबान साहब को अब मधु कर रहे हैं, वो वहाँ से पेरिस से कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आप सब लोगों के लिए मैं मुख्तसर तौर पे दोहरा दूं कि वेंकट ने क्या कहा। वेंकट ने कहा कि पहली चीज कि जो सबसे गरीब तबका है तेलंगाना का, हम सारी आबादी को 5 हिस्सों में बांट देते हैं। सबसे अमीर हिस्सा, मिडिल क्लास, फिर गरीब, और जो सबसे गरीब है, जो सबसे गरीब 20% है, उसमें एक कौम की तादाद बढ़ती जा रही है और वो है मुसलमान। बाकी सब की उस 20% में कम हो रही, मुसलमान उन 20% में बढ़ रहे हैं। ये पहली बात वेंकट ने कही। सेकंड जो बात कही वो ये कि अगर आप एजुकेशन देखें तो मुसलमान बच्चे स्कूल में तो दाखिल होते हैं, लेकिन जैसे यूनिवर्सिटी तक जाते हैं तो उनकी तादाद घट के बिल्कुल सबसे कम हो जाती है, और ये कमी इतनी हो जाती कि वो एससी और एसटी पॉपुलेशन की भी आधी हो जाती। हाउसिंग में आपने देखा, हाउसिंग में सबसे ज्यादा ये फर्क मालूम होता है कि अगर आप 57% मुसलमान हैं जिनके अपने घर हैं और 73% और लोग हैं जिनके अपने घर हैं। एम्प्लॉयमेंट में सिर्फ 4% मुसलमान हैं इन द पब्लिक सेक्टर। और जो एक जो अजीब बात समझ में आती है वो ये कि तकरीबन 10% मुसलमान ऐसे हैं, 10%, ये सबसे ज़्यादा सारे तबकों में सबसे ज़्यादा, तकरीबन 10% ऐसे हैं जो बिल्कुल ही जो सबसे संगीन किस्म की गरीबी होती है उसमें मुब्तला हैं। ये जो नई बात, नया फिगर आया है, ये नए डेटा से निकल के आ रहा है और ये बड़े वाज़े तौर पे है कि मुसलमान आबादी जो सबसे गरीब है उसमें बढ़ रही है, और ये कि बाकी सारी आबादियों का रेशियो उसमें कम हो रहा है। ये तशवीशनाक बात है और इस बात पे हम चाह रहे हैं कि सब लोग गौर करें। पिछले 1.5-2 साल में ये गरीबी और बढ़ गई है। तो ये अभी तक का ये खुलासा रहा। अगर हम शाबान साहब को ला सकते हैं तो शैल वी स्टार्ट। शाबान, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ज्वाइन किया। यहाँ पे एक बड़ी तादाद में लोग आपके मुंतजिर हैं। आपसे गुजारिश ये है कि आप अपनी बात शुरू करें, इफ यू कैन हियर मी। कर पाया, थोड़ा टेक्निकल ग्लिच थे, लेकिन फिर जो मैं कहना चाहता हूं, जो डॉक्टर वेंकट ने प्रेजेंटेशन किया, सुधीर साहब ने बात की, उस सिलसिले को मैं आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। और अब जो मुस्लिम का डिप्रिवेशन है, जो जैसा कि कमीशन, सुधीर कमीशन ने लेके आया था सामने, और चीज़ें जो एनएसएसओ डेटा शो कर रहा है, अब उसमें क्या किया जाना चाहिए, क्या रिकमेंडेशंस होने चाहिए, पॉलिसी रिकमेंडेशन। तो उसी सिलसिले में एक कड़ी यह है कि हमारे जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक नई स्कीम का ऐलान किया है और उस स्कीम का नाम है दलित बंधु योजना। और उस स्कीम के अंदर हर एक गरीब परिवार को, जो शेड्यूल कास्ट के हैं, जो दलित भाई हैं, उनको 10 लाख रुपए देने का एक तरीके से पहल है कि 10 लाख रुपए हर एक गरीब परिवार को दिया जाएगा। और उसमें से उन्होंने जो चूज किया है 11,900 परिवारों को चूज किया है कि जिनको दिया जाएगा, और 100 जो है हर एक असेंबली सीट से
उन्होंने लिया है, तो टोटल मिला करके करीब 12,000 परिवार हो जाते हैं या 11,900 परिवार हो जाते हैं तेलंगाना में। और टोटल जो इनिशियल आउटले है सरकार का इस पे, स्टेट गवर्नमेंट का, वो 12,000 करोड़ रुपए का है। और ये जो बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, और ये कहा जा सकता है कि इतने अमाउंट का ट्रांसफर परिवारों को किसी स्टेट ने अभी तक नहीं किया है जो तेलंगाना ने किया है। और हमारे चीफ मिनिस्टर इस बारे में जाने जाते हैं कि उन्होंने गरीब परिवारों के लिए बहुत कुछ किया है। और इसी कड़ी को मैं चाहता हूं कि उनका अटेंशन जो है कहीं ना कहीं मुसलमानों पे भी आए, क्योंकि सुधीर कमीशन ने काफी वाज़ेह तौर पे इस चीज को लाके रख दिया है कि जो मुस्लिम है वो अगर मुस्लिम के डेवलपमेंट को हम देखें तो वो एसटी से थोड़ा ऊपर है, लेकिन एससी से नीचे हैं, और ओबीसी से काफी नीचे हैं। तो इस तरह से जो मुस्लिम है वो एसटी के थोड़ा सा ऊपर है, एससी से लोअर है। तो ये काफी गरीब तबका है, काफी गरीब तबका है। अगर माने अगर जो हमारा डेटा रिवील करता है, वो चाहे एनएसएसओ का हो, चाहे वो सेंसस ऑफ इंडिया का हो, चाहे वो एनएफएचएस का हो, चाहे वो सुधीर कमीशन के अपने डेटा हो, वो सारी चीजों को अगर ट्रायंगुलेट किया जाए, इकट्ठा किया जाए, तो ये निकल के आता है कि वाज़ेह तौर पे मुस्लिम बहुत एक गरीब तबका है स्टेट में। और उसमें लैंडलेसनेस काफी ज्यादा है। जैसा वेंकट ने कहा कि ओनली 9% से 10% जो है वो परिवार जो है वो उनके पास खेती के लायक जमीनें हैं। तो ये अहम चीज है कि उनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। और ऐसी स्कीम है जिसमें से ज्यादा पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं हाउस होल्ड को, उनको परिवारों को ये मौका मिलेगा कि वो जाकर के अपने लैंड खरीद सके या कोई दूसरे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को बना सके, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो ये रिकमेंडेशन है इस ग्रुप का कि ये जो दलित बंधु योजना है वो मुसलमानों तक भी पहुंचाई जाए स्टेट गवर्नमेंट के जरिए। और मुझे उम्मीद है कि चीफ मिनिस्टर साहब, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इसमें काफी पहल लेंगे। जो कितना पैसा कितने परिवारों को पहुंचाना चाहिए, इस चीज को अगर हम एस्टिमेट करने की कोशिश करें तो स्टेट में, तेलंगाना स्टेट में जो मुसलमानों की तादाद है टोटल, वो तकरीबन 48 लाख की है। और मुसलमानों के जो अगर हम एवरेज फैमिली साइज को कंप्यूट करें तो करीब आता है 5.5। इस तरह से जो टोटल जो मुस्लिम परिवार हो जाता है वो करीब 8.8 8.8 लाख जो मुस्लिम परिवार हैं। और जो हमारा एस्टिमेशन और सेस का जो एस्टिमेशन है पॉवर्टी का, वो दिखा रहा है कि करीब 8.5 8.5% जो मुस्लिम है वो गरीब हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो अगर 1% जो अब्जक्ट पॉवर्टी में मुस्लिम रह रहे हैं, जो बहुत ही गरीबी में रह रहे हैं, अगर 1% मुस्लिम परिवारों को लिया जाए तो वो करीब आता है, अगर उसको दिया जाए तो 9,000 मुस्लिम हाउस होल्ड इसमें आते हैं। अब 9,000 हाउस होल्ड जो बहुत ही गरीब होंगे, अगर उन तक ये स्कीम पहुंचाई जाए तो काफी कुछ उनको मदद मिल सकती है। लेकिन इसका आउटले कितना होगा, एक्सपेंडिचर कितना होगा, अगर इस चीज को देखने की कोशिश करें तो इसमें हमें मिलता है जो फाइनेंशियल कॉस्ट होगा गवर्नमेंट का, इसमें करीब अगर 10 लाख हर एक परिवार को दिया जाए, जो एक बहुत गरीब मुस्लिम परिवार है 1%, तो करीब 900 करोड़ रुपए का एक्सपेंडिचर होगा। अब 900 करोड़ रुपए कुछ ज्यादा नहीं है, क्योंकि स्टेट का बजट अगर देखा जाए, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो था वो 2021-22 में जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था वो 1.7 लाख का था। और इस तरह से अगर इस चीज को देखा जाए परसेंटेज में तो ये बहुत ही छोटा हिस्सा होगा, 900 करोड़, ये 0.53% होगा जो स्टेट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का होगा। और इस चीज को अगर आगे और बढ़ा के हम देखें तो जो माइनॉरिटीज वेलफेयर में जो गवर्नमेंट का अलोकेशन है एवरी ईयर, उसमें पाते हैं कि जो रुपीज 1600 करोड़ या 1600 करोड़ जो है उसको अलोकेट किया जाता है। और 2020-21 का ये बजट है।
और ये काफी पैसा है इस तरीके से, लेकिन बहुत सारा पैसा जो इसमें से अगर इसका यूटिलाइजेशन हम देखें तो खर्चा नहीं हो पाता। तो ये 900 करोड़ जो है वो जो प्रीवियसली दो तरीके से इसका यूटिलाइजेशन जो वेज एंड मीन्स हो सकते हैं। एक तो यह है कि 900 करोड़ स्टेट बजट पे कोई ज्यादा नहीं है जिसको हमारे एलोकेशन किया जा सकता है स्टेट की तरफ से। 1% जो बहुत गरीब मुस्लिम परिवार हैं उनको भी मदद करने के लिए। दूसरी चीज, ये पैसा दूसरे तरीके से भी लिया जा सकता है कि बहुत सारा जो पैसा अगर ओवर द ईयर्स हम देखें जो माइनॉरिटी वेलफेयर के एलोकेट किया गया है उसमें अनयूटिलाइज है, तो अगर वो प्रीवियस ईयर के भी जोड़ लिए जाएं तो भी 900 करोड़ निकल आएगा। तो इसलिए कोई ज्यादा पैसा इसमें एलोकेशन नहीं है, लेकिन ये बहुत कुछ मदद करेगा। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो ये जो पैसा जाएगा 10 लाख, वो मुस्लिम परिवारों को, क्योंकि इस चीज को मैं एम्फसाइज करना चाहता हूं जो सुधीर कमीशन ने दिखाया था और डेटा जो दिखा रहा है कि इन मुसलमानों के पास खेत नहीं है, घर नहीं है, तो ये जो गरीब परिवार हैं अगर उनको मीन्स ऑफ प्रोडक्शन 10 लाख जो सब्सटेंशियल अमाउंट होगा, उनको चाहे वो खेत खरीदने के लिए, चाहे वो फील्ड लैंड खरीदने के लिए या हाउस बनाने के लिए या कोई अपने एक तरीके से रोजगार करने के लिए बहुत कुछ मदद कर सकता है। तो ये सब्सटेंशियल अमाउंट होगा उन परिवारों के लिए। दूसरा एक और ये रिकमेंडेशन था कि ऐसा ना हो कि हम कि सिर्फ कुछ परिवारों को मदद करें। यह भी पॉसिबिलिटी है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कि सारे जो परिवार हैं गरीब परिवार हैं स्टेट में उनको भी दिया जा सकता है। अगर हम देखें कि स्टेट में कितने परिवार हैं जो है, तो करीब जो हम पाते हैं कि 85 लाख हाउस होल्ड है पूरे स्टेट में, पूरे पॉपुलेशन को अगर हम देखें, उसमें से अगर देखें अगर 1% उसको लिया जाए तो 85,000 परिवार होंगे, और 85,000 को अगर जो गरीब परिवार अगर उनको 1% को माना जाए कि बहुत गरीब हैं, तो टोटल अगर पूरे स्टेट में सारे ग्रुप को अगर ये ट्रांसफर किया जाए 10 लाख तो करीब 8,500 करोड़ आता है। इस तरह से ये जो गवर्नमेंट है, जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सारे ग्रुप को जो गरीब हैं, सारे गरीब तबकों को, और जिसमें मुस्लिम की तादाद काफी ज्यादा है, सबकी मदद किया जा सकता है, की जा सकती है। और दलित बंधु योजना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है और इस स्कीम को सारे गरीबों तक और स्पेशली मुसलमानों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, और उम्मीद है कि चीफ मिनिस्टर साहब इस पे जरूर ख्याल करेंगे और आप इन चीजों को उन तक जरूर पहुंचाएंगे। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शाबान। प्रोफेसर अब्दुल शाबान ने अभी आपसे बताया कि किस तरह से वो जो डेटा हमने बताया था आपको वो कैसे ट्रांसलेट होता है इनटू अ पॉलिसी जो गरीबों के लिए काम कर सके, और खुसूसन जबकि चीफ मिनिस्टर साहब ने पहले ही एक स्कीम अनाउंस कर दी है। हम कह रहे हैं कि उसी स्कीम को अगर आप रेप्लिकेट कर दें तो उसका स्केल बहुत ज़्यादा हो जाएगा और उससे गरीबी पे जो वार है वो कामयाब रहेगा। मैं अब दावत देना चाह रहा हूँ जनाब पीसी मोहनन साहब को। जनाब पीसी मोहनन साहब हिंदुस्तान के स्टैटिस्टिक्स कमीशन के चेयरमैन रह चुके हैं। वो हिंदुस्तान की स्टैटिस्टिक्स और डेटा कलेक्शन के सबसे बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं। उनकी निगरानी में तकरीबन 20 नेशनल सैंपल सर्वे की रिपोर्ट्स छपी, और जो आखिरी रिपोर्ट उन्होंने छापी रिटायर होने से पहले, वो बहुत बड़ी रिपोर्ट थी जिससे ये साबित हुआ था कि अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इंडिया का कितना बुरा हो गया है। उसको PLFS कहते हैं, और मोहनन साहब ने वो रिपोर्ट तैयार की थी। जब वो छपी नहीं तो उन्होंने रिजाइन कर दिया था। उस पर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी और चर्चा हुआ। लेकिन इस वक्त पीसी मोहनन साहब हमारे एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर हैं जिन्होंने ये इस मेथोडोलॉजी को देखा भी, परखा भी, और हमें इन्होंने सलाह दी कि इसको कैसे किया जाए। मैं चाह रहा हूँ कि मैं मोहनन साहब को दावत दूँ। मोहनन साहब आजकल केरला में रहते हैं। बहुत शुक्रिया मोहनन साहब कि आपने ज्वाइन किया। Can I now hand this over to you for your remarks on the data and on the policy that flows out of that data? Can you hear me properly? Yes, I can. Thank you. Okay. Because I have a weak connection, so
sometimes I may switch off video. Okay. Anyway, let me first thank the CDPP for trying to bring the findings of this detailed analysis done by Sudhir Commission to the policymakers. Unfortunately, I am not able to see all the distinguished people available there, but I know Dr. Kundu is there, Dr. Sudhir Saab, I don't know whether Honorable MP, OVC Saab, I am not very sure, but let me first tell my greetings and how grateful I am to participate in the meeting where so many distinguished people are available, including the policymakers and legislators. Now, data is a very boring subject. Everybody knows that, but without data, we cannot debate on anything. Any informed debate requires data. And for policy making, you require more detailed data. Without that, policy making is almost impossible. But what is happening is, okay, I am switching off the video because the bandwidth may be low. Is it okay now? Hello? Hello? I am switching off the video. We can hear you. So what I am saying is that it's very important that we have correct data, not just for policy making, but also for public debates. And one good thing that has happened with the Sudhir Commission is that a lot of available data they've brought together, and also they collected fresh data where things are not available. Now in India, the data, religious data was generally considered as a very sensitive issue, and most of the government departments were very reluctant to include religion in the data collection or in the information system. Even in the census, we know the data are generally released only at the district level or taluk level, not below that. So this has been a major drawback in understanding the situation of socio-religious categories, because such data were not available at the state level or below the state level. And most of the beneficiary schemes, as I mentioned, we do not include the religions. We do not know who are the beneficiaries in terms of the religious or socio-religious groups. Only the National Sample Survey used to ask the religion in the surveys, but the National Sample Survey results are generally applicable only to the state level. It cannot give us the within state variations. So therefore, so far we didn't have much rigorous study on the socio-economic conditions of religious groups till the Sachar committee came up, and Sachar committee was the first to look into all the available data together and try to compile this data. And the Sachar committee faced a lot of problems because again, due to the lack of data, and they were unable to rather conduct any surveys. They had to depend on government departments, and specific instructions and specific efforts were made to get as much data as possible. Now, one of the recommendations of Sachar committee was that देश के लिए एक national data bank होना चाहिए, जिसमें जो socio-religious category का data सारा उपलब्ध करा जाए. So this recommendation was made in national data for creation of a data bank, especially for the community and socio-religious groups. And when I was in government, I was asked to look after this. But again, I saw that most of the government departments were very busy and very reluctant to add new variables of religion and socio-religious groups in the data collection. So the National Data Bank recommended by the Sachar committee did not really take off. It was not becoming very functional. So they also suggested an assessment and the monitoring authority to look at this data and suggest the developmental, evaluate the developments. But all these actually did not really start working. So that is why when the Sudhir committee set up, the first thing a decision was taken, very good decision was taken by the committee, that they should have a detailed socio-economic survey of Telangana Muslims. And that is the survey
results that we have presented, most of them. And this survey covered, I think, more than 8,500 households, and half of that were Muslim households and the remaining were others. And this has been a very good survey which provided district level and estimates for not just for religious communities but also groups within the religious group. We have seen the OBC and other groups, and the finding of the survey has been reported, and that is why it was very nice to see that the CDPP took the initiative to make this data available to the policy makers. So that is an extremely useful thing they have done, and I only pray that we should institute more data collection machinery, data collection systems. We have this micro level data of the socio-religious categories. Only then this kind of a detailed analysis can be done. That is my only hope to the policy makers who are available here. But let us also congratulate the Sudhir committee, because such a detailed study has not been done in any other state. Telangana was the first state where we have this detailed household level survey and the data level. So if certain policy decisions are now taken based on the findings of the survey, that will be the most appropriate thing. So let me thank CDPP for asking me to join this today's meeting. Shukriya, sir. Thank you. शुक्रिया बहुत बहुत मोहनन साहब. मैं कुंडू साहब की तरफ से माजरत चाह रहा हूं कि वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि मैं उनके बिहाफ पे ये बता दूं कि जो आजकल अमिताभ कुंडू साहब जो अपनी रिसर्च कर रहे हैं, वो तीन बातें बताना चाह रहे थे असद भाई. एक बात वो बताना चाह रहे थे कि उनका जो नया डेटा जो उन्होंने देखा है उसमें जो सबसे तशवीशनाक बात उनको समझ में आ रही वो ये कि जो माइग्रेशन होता है, एंड नीलिमा, कोटा नीलिमा, दिस इज फॉर यू ऑल्सो, दैट अगर हम माइग्रेशन का डेटा देखें कि लोग कितने गांव से शहर आ रहे हैं, तो उसमें वो कह रहे हैं कि एक जो अजीब बात समझ में आ रही वो ये कि लोग माइग्रेट तो कर रहे हैं, हिजरत तो कर रहे हैं गांव से शहर में, लेकिन जो आबादी सबसे ज्यादा शहरी आबादी है, जिस कौम की सबसे ज्यादा शहरी आबादी है यानी मुसलमान तकरीबन 38% हिंदुस्तान के 38% मुसलमान शहरों में रहते हैं, जो सारी आबादियों में सबसे ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन है. अजीब बात यह है कि पिछले कुछ सालों से मुसलमान हिजरत की तादाद हर साल कम होती जा रही है. आप सब देखते होंगे कि गरीब लोग गांव से शहर ज्यादा तादाद में आ रहे हैं, और जिसमें एससी भी आ रहे हैं, ओबीसी भी आ रहे हैं, एसटी कम आते हैं, लेकिन बाकी सब लोगों की तादाद बढ़ रही है. अगर किसी की घट रही है तो वो मुसलमानों की घट रही है. ये बात तशवीशनाक इस वजह से भी है कि मुसलमान आबादी के पास गांव में जमीन तो है नहीं. आपने इस डेटा को देखा होगा जो वेंकट ने बताया कि मुसलमान आबादी तेलंगाना की, जहां पे मुसलमान रिलेटिवली बेटर ऑफ हैं, वहां पे सिर्फ 15% मुसलमानों के पास गांव में जमीन है. खेती वाली जमीन सिर्फ 15% लोगों के पास होती है. तो ये नंबर जो है, जब इतना कम है तो हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि हिजरत ज्यादा होनी चाहिए, खुसूसन जब गांव में परेशानी ज्यादा होने लगी, लेकिन उसके बावजूद माइग्रेशन लेवल गिरता जा रहा है. ये वो कह रहे हैं कि पहला पॉइंट वो बताना चाह रहे हैं. दूसरा पॉइंट जो वो कह रहे हैं, वो जिसकी अभी वो एक्शन एड के साथ एक रिसर्च कर रहे हैं, उसमें वो बता रहे हैं कि जब से वो जो दो तीन हेडलाइंस आई जिनकी वजह से उन्होंने कहा कि बहुत लोग बड़े परेशान हुए. वो शुरू में जब वो कोरोना वाली हेडलाइन आई कि ये कोरोना जो है मुसलमान डिजीज है और मुसलमान फैला रहे हैं, और मुसलमान ठेले वालों को लोगों ने मारा पीटा, और अब थोड़े दिन पहले वो एक जो बेचारा चूड़ी बेच रहा था इंदौर में, उसको जब मारा पीटा, तो उन्होंने एक नई स्टडी शुरू की है जिसमें वो बता रहे हैं कि पिछले 1.5 साल में, ये अहम बात है कि मुसलमानों के खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था पिछले 50, 60, 70 साल से, वो एक लेवल का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था जो चलता ही जा रहा था.
लेकिन वो कह रहे हैं कि कोविड के बाद ये बहुत साफ एविडेंस समझ में आ रहा है कि वो लेवल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन तकरीबन 2 गुना बढ़ गया है। ये हम अखबार में पढ़ते ही हैं, लेकिन वो उसका डेटा लेके बता रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन आफ्टर कोविड मुसलमानों के खिलाफ बहुत बढ़ गया है। उसकी वजह से वो कह रहे हैं तीसरी बात कि पोस्ट कोविड, वेंकट ने जो आपसे बताया कि वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन कम है, यानी हम लोग मुसलमान लोग नौकरी में बहुत कम है, हमारा पार्टिसिपेशन वर्क फोर्स में बहुत सबसे कम है, और हम में से सिर्फ 20% ऐसे हैं जिनके पास तनख्वाह वाली नौकरी है। बाकी 80% वो हैं जिनको दिन में कुछ मिल जाता है और हफ्ते में कुछ मिल जाता है। 20% सैलरीड हैं हम, और अब पोस्ट कोविड ये नंबर आधा हो चुका है। मुसलमानों में ये नंबर तकरीबन आधा, जो पहले ही बहुत कम थे जो नौकरी करते थे, वो पिछले 1.5 साल में अब उस नंबर का आधा हो गया है ऑल ओवर इंडिया। तो ये वो कह रहे हैं कि ये 3 बातें जो नई समझ में आ रही पिछले 1.5 साल में, वो बहुत तशवीशनाक बातें हैं, और इसको हमें चाहिए कि हम समझें, हम परखें, हम इसका डेटा कलेक्ट करें, क्योंकि अब आने लगा है ये डेटा, और ये हम आप लोगों को पेश करें असद भाई, कि आप ये बात को वाजे करें कि भाई देखिए, जो हालात पिछले 7-8 साल में बदतर होते आ रहे थे, वो पिछले 1.5 साल में उसका स्लोप और ज्यादा स्टीप हो गया है। तो इस कॉन्फ्रेंस की आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अटेंड किया। थोड़ा सा हमने बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज की, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई मस्ट थैंक दिस होल टीम हियर, श्रीराम एंड ऑल ऑफ यू सिटिंग देयर, सलमान, फॉर हैविंग मैनेज्ड दिस डिफिकल्ट प्रोसेस। बहुत शुक्रिया आप लोगों का भाई। मोइन, जेम्स, शुक्रिया बहुत बहुत, आप लोगों ने इंतजाम किया हमारा इस प्रोग्राम के लिए। मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ मुश्ताक ने इसको बहुत जबरदस्त इंतजाम किया। आप सब लोगों के पास बहुत कम वक्त में पहुंचे, रुखे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप में से कई लोगों को हमने कल रात में, आज सुबह मदू किया। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। आई नो दैट this underlines the fact that you are all very concerned about what is happening, and आप लोगों की वजह से हमको एक तो ये बात फैलाने में मदद मिलेगी, ये लोगों को समझाने में मदद मिलेगी कि हम अगर इस बात का दुखड़ा रोते हैं कि मुसलमानों की हालत कमजोर है, तो क्यों रोते हैं। इट इज नॉट जस्ट कि एक इमोशनल बात है, वो सारे जो डेटा और एविडेंस पॉइंट्स हैं वो आपके साथ हैं, वो आपके पास है, जिसकी वजह से हम सबको बताना चाह रहे हैं कि क्यों हम चाह रहे हैं कि इस रियासत की तरक्की के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए ये जरूरी है कि जो सबसे कमजोर तबका है, जो सबसे गरीब तबका है, वो और कमजोर और गरीब ना हो जाए। और आदादो शुमार ये बता रहे हैं कि वाकई वो तबका और कमजोर और गरीब होता जा रहा है। इस वजह से जरूरी है कि हमारी रियासत, हमारे चीफ मिनिस्टर ये बात को समझें, और वो उनकी जो मुहिम है कि स्टेट जो है वो बंगारू हो जाए, वो तभी होगा जब वो नीचे के 20% गरीब, उनकी हम मदद कर सकें। तो इन इफेक्ट, इन समरी, एंड आई मस्ट थैंक सो मेनी ऑफ यू हु आर हियर, जिन्होंने हमारी बात हमेशा समझी है और हमको एनकरेज किया है इस बात को आगे बढ़ाने में, कि आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जो आखिरी बात मैं कहना चाह रहा था, जो बड़ी हेडलाइन मैं बताना चाह रहा हूं आज की, वो ये कि हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास अब तेलंगाना में 9 लाख मुसलमान घर हैं, 9 लाख घर हैं मुसलमान, राइट। इन 9 लाख घरों में अगर हम सबसे गरीब 9,000 घर हैं, यानी 1%, हम ये नहीं कह रहे हैं कि 50,000 घरों को या 60,000 घरों को, हम ये कह रहे हैं कि अगर आप सबसे गरीब 9,000 घर, ये कौन 9,000 है? जिनकी छप्पर नहीं है, जिनका अपना घर नहीं है, जिनकी पढ़ाई 0 है, जिनकी आमदनी 100 रुपए से कम है दिन की। ये सारा डेटा तो हमने प्रेजेंट किया आपको। हम ये कह रहे हैं कि अगर आप ये आखिरी का 1%, या अच्छा तो ये होगा कि आखिरी का 2%, यानी 18,000 घर, हम हरगिज 50,000 घर की बात नहीं कर रहे हैं, जो 50,000 वाकई गरीब हैं, लेकिन आखिरी के जो 18,000 घर हैं, अगर आप उनको वही स्कीम
एक्सटेंड करें जो हमारे दलित कौम को दी जा रही है, जो कि बहुत अच्छी स्कीम है। दलित पॉवर्टी बहुत ज्यादा और 5,000 साल से गरीब हैं वो। अगर ये स्कीम हम निचले 2% मुसलमान 18,000 घरों को एक्सटेंड करते हैं तो आपको 1800 करोड़ का खर्च होगा। हेडलाइन ये है, सिर्फ हम चाह रहे हैं कि 1800 करोड़ खर्च करें आप, 18,000 घरों को आप 10-10 लाख रुपए दें, जिससे बहुत ऐन मुमकिन है कि ये घर पॉवर्टी से ऊपर आ जाए, क्योंकि 10 लाख की कीमत, 10 लाख की रकम अच्छी रकम होती है। तो अगर आप उस 18,000 लोगों को 10-10 लाख रुपए दें जिनसे वो एक एसेट खरीद सकें। मैं प्रोफेसर हूं तो मैं अक्सर करता हूं कि अगर आप दुनिया भर में देखें कि गरीबी खत्म करने की सबसे अच्छी तरकीब कौन सी है, अगर ये दुनिया भर का लिटरेचर देखें आप, तो कुछ लोग आप में से कहेंगे कि भाई पढ़ाई करा दो, पढ़ाई बहुत अच्छी तरकीब है। कुछ आप में से कहेंगे कि भाई उनको एक नौकरी दे दो, कुछ कहेंगे कि हिजरत करवा दो। लेकिन दुनिया भर में एक चीज रही है जो सबसे कारआमद रही है पॉवर्टी को कम करने में, दुनिया भर में हर जगह जहां गरीब रहे हैं वहां एक पब्लिक पॉलिसी इंटरवेंशन जो सबसे कारआमद रहा है वो है एक एसेट। अगर आप किसी गरीब घर को एक एसेट, एक ओनरशिप, एक कोई ऐसी चीज दे दें जो वो ओन करते हैं, छोटी सी जमीन, छोटा सा घर, तो सबसे ज्यादा एफिशिएंट एंटी पॉवर्टी इंटरवेंशन इज वन एसेट। 10 लाख रुपए में ये घर एक एसेट खरीद सकता है। तो अगर आप 18,000 घरों को दे दें तो आपको 1800 करोड़ खर्च होंगे। 1800 करोड़ रुपए तेलंगाना के बजट के 1.5% होते हैं, 1.5%, 1.5% ऑफ द टोटल बजट ऑफ द ईयर। हम सिर्फ 1.5% मांग रहे हैं। अगर आप वो 1.5% नहीं भी देना चाह रहे हैं, अगर आप पिछले 4 साल से वो रकम जोड़ें जो माइनॉरिटी बजट में खर्च नहीं हुई है, जो माइनॉरिटी बजट की थी और खर्च नहीं हुई, वो रकम भी एग्जैक्टली 1800 करोड़ रुपए। तो आप पे कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं है। आपको वही स्कीम जो आप कह रहे हैं बहुत अच्छी स्कीम है, हम कह रहे हैं बहुत अच्छी स्कीम है, वो आप ये 2% पॉपुलेशन पे खर्च करें, मुसलमान आबादी भी कम गरीब होगी, तेलंगाना भी बंगारू तेलंगाना हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इनवाइट करूं जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब को आखिरी कलमात। मैं बेहद शुक्रिया अदा करता हूं सुधीर साहब का कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज यहाँ पर आए, और यकीनन सुधीर साहब की रिपोर्ट तेलंगाना की तारीख में एक नुमाया रिपोर्ट के तौर पर हमेशा याद रखी जाएगी। और जैसा कि अभी ये तमाम माहिरीन ने ये कहा, जिसमें मेरे बड़े भाई डॉक्टर आमिरुल्लाह खान साहब हैं, अमिताभ कुंडू साहब, हमारे बड़े भाई अब्दुल शाबान साहब जो पेरिस से ज्वाइन किए आज, मोहनन साहब और प्रोफेसर वेंकट नारायण साहब और तमाम माहिरीन ने एक बेहतरीन रिपोर्ट दी। मैं नहीं जानता कि कितने लोग तेलंगाना में उस सुधीर कमेटी रिपोर्ट को पढ़े हैं, मगर वो उसको पढ़ना ज़रूरी है, और ताकि हमको मालूम हो सके कि मुसलमानों का आदाद शुमार क्या है, डेटा क्या है पसमानदगी का। किसी ने सही कहा कि मौजूदा दुनिया में डेटा इज़ द न्यू ऑयल, यानी डेटा एक नया ऑयल की तरह है। तो आज वही डेटा को इन तमाम माहिरीन ने हमारे सामने पेश किया, रखा, जिससे बात साफ जाहिर हो रही है। मैं बहैसियत एक सियासतदान कह रहा हूँ कि तेलंगाना के मुसलमानों में गरीबी बढ़ रही है। तेलंगाना के मुसलमानों में जो हुकूमत के एम्प्लॉयमेंट का रेट है वो सिर्फ 4% है, और तेलंगाना के देही इलाकों में रहने वाले मुसलमानों के पास ज़मीनात बहुत कम हैं। तेलंगाना में मुसलमानों के पास जो ज़ाती घर हैं वो सिर्फ 57% है। और इसीलिए इन तमाम चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो ख़वानगी का तनासुब लिटरेसी रेट हमारे रियासत तेलंगाना में 77% है,
और 67% है, और मुसलमानों का लिटरेसी रेट 77% है। तो अक्सर फ़िरक़ा परस्त तंजीमें बार बार ये इसरार करती हैं भाई आपका 77% लिटरेसी रेट है और स्टेट का 67% है, मगर ये ऐसा नहीं है। अभी आपके सामने डेटा बताया गया कि कैसे मुसलमान बच्चे जब प्राइमरी स्कूल में शरीक होते हैं, जब हायर स्कूल में आते हैं, 10th में आते हैं, वो परसेंटेज गिरता है, फिर इंटर में आते हैं वो परसेंटेज गिरता है, और फिर जब ग्रेजुएशन करने जाते हैं तो उसका और परसेंटेज गिरता है। मुझे यहाँ पर अमिताभ कुंडू साहब की रिपोर्ट के वो सफ़ा याद आता है, 104 सफ़ा नंबर था कुंडू साहब की रिपोर्ट का, जिसमें आमिर भाई भी शामिल थे, जिसमें कुंडू साहब ने रिपोर्ट जो मोदी सरकार को दी उसमें कहा कि मुसलमानों में ड्रॉप आउट रेट की अहम वजह यह है कि मुसलमानों के पास अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है। अगर मैं गलत ना कह रहा हूं आमिर भाई, आपकी बनाई हुई रिपोर्ट है कि अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ कि मुस्लिम्स डू नॉट हैव द फाइनेंशियल वेयरविथॉल टू इंश्योर दैट द चिल्ड्रन स्टडी। उसके बाद दूसरे रीजन भी थे कि बात दिलचस्पी भी नहीं लेते, मगर ये चीजें हैं। और इसमें आज के जो नया डेटा में जो आदाद व शुमार हमको आज मिलते हैं वो ये है कि मुसलमान तेलंगाना के मुसलमानों में जो 11 और 15 साल के दरमियान के बच्चे हैं उनमें भी जो तालीम के मैदान में उनको जाना है उसमें कमी आई है। और फिर साथ ही साथ नया आदाद व शुमार ये भी बताते हैं कि जो 16 और 20 साल के दरमियान के मुसलमानों के बच्चे जो एजुकेशन में एनरोल्ड है वो खाली 49% है। तो फिर अगर आप 16 और 20 में 49% एनरोलमेंट है, जो अभी हमारे प्रोफेसर वेंकट नारायण साहब ने बताया, अगर वो 20 और 24 साल आप जाएंगे तो वो 49 से 19% हो जाता है। यानी 16 और 20 साल के दरमियान में 49% तालीम एनरोल एजुकेशन में है, और 20 और 24 साल में अब जाएंगे तो सिर्फ 19% हो जाता है। और दीगर हमारे जो अक़वाम है, हिंदू कौम है और दूसरे मजहबी कौम है, इनका तनासुब मुसलमानों से बढ़कर है और मुसलमानों में कम होता है। वहीं पर एक और बात ये मालूम हुई है कि जो हमारे मुसलमान बच्चे स्कूल और कॉलेज जाते हैं वो 28% के करीब हैं बिलो हैं दलितों से, 25% के करीब बिलो हैं हिंदू ओबीसी से, और आम हिंदुओं से 40%। ये सही है, ये आप लोगों का डेटा दिया हुआ है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते कि मुसलमान तेलंगाना में दीगर मजहबी कौमों को लेकर देखेंगे तो तालीम के मैदान में हम पीछे हैं। वहीं पर आज जो डेटा बताया गया है कि सिर्फ 4% मुसलमान गवर्नमेंट जॉब में है, और IAS, IPS, IFS, IRS तेलंगाना में सिर्फ 3% है। ज़मीन जो एग्रीकल्चर लैंड का डेटा आपने देख लिया, और गरीबी का तनासुब भी आपको बताया गया कि करीब 9% मुसलमान जो है तेलंगाना में वो BPL है, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन। और बिलो पॉवर्टी लाइन का डेफिनेशन तेंदुलकर कमेटी ये कहती है कि 33 रुपये जो दिन में कमाता है, जो दिन में 33 रुपये कमाता है, तो आप अंदाजा लगाइए कि करीब 9% तेलंगाना में मुसलमान BPL है। और यानी कोई हिंदू ओबीसी हमारे भाई हैं, SC ST हैं, तो उनका भी अच्छा नहीं है, मगर ये मुसलमानों का ये मौक़िफ़ है। तो इसीलिए आपने ये भी सुना कि अभी आमिर भाई ने, शाबान साहब ने इन बातों को रखा कि हुकूमत से मैं हमारी जमात और आप, अगर आप इजाज़त दें, आपकी इजाज़त हो, तो हम हुकूमत से इस बात का मुतालबा कर सकते हैं कि जो मुसलमानों के घरानों में, घर में एवरेज जो फैमिली साइज है वो 5.5 है। तो यहाँ पर मौजूद तमाम माहिरीन ने ये बताया है, और बिल्कुल इनका जो डेटा है वो कोई भी चैलेंज कर सकता है। ये डेटा ऐसा नहीं है कि ये आप लोग घर में बैठ के बना लिए, बल्कि इसका एम्पिरिकल, जो अंग्रेजी में बोलते हैं एम्पिरिकल एविडेंस है, और पूरा प्रूफ के साथ इसको बताया जा सकता है। तो तेलंगाना में जो मुसलमानों के घराने हैं, हाउस होल्ड हैं,
वो 8,80,000 है। सर ये आप यू हैव सेड दिस दैट देयर 8.8 लाख मुस्लिम हाउस होल्ड्स, 8,80,000 मुसलमानों के घर हैं, जिसमें से आप हमारा डेटा ये कहता है कि करीब 8.5% मुसलमान जो है वो 8.5-9% के करीब मुसलमान बीपीएल हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो हमारा मुतालबा ये है कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना से कि मैं दलित बंधु स्कीम की शुरू से तायीद कर रहा हूं, और आमिर भाई ने बिल्कुल सही कहा कि कैश ट्रांसफर जो तेलंगाना हुकूमत दलितों को कर रही है, यकीनन उन दलितों में गरीबी बहुत हद तक कम होगी, उनको एक असासा मिलेगा, वो कुछ कारोबार कर सकेंगे, वो अपने ज़रूरियात के चीज़ों को पूरा कर सकेंगे, और आने वाले 5 साल 10 साल में इसका एक मुस्बित असर निकलेगा दलित बंधु स्कीम से। हमारा मुतालबा यह है कि तेलंगाना के मुसलमानों को भी हमारी गरीबी के आदाद शुमार के ऊपर और उन गरीबों, उन हाउस होल्ड में जो गरीब हैं, हम हुकूमत से ये बताना चाह रहे हैं कि कम से कम आप 2% जो मुस्लिम पॉपुलेशन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एब्जेक्ट पॉवर्टी में अपनी जिंदगी गुजारता है, माने अगर 2% ले लेंगे तेलंगाना में तो 18,000 घर होंगे, 18,000 हाउस होल्ड होंगे। अगर उन 18,000 हाउस होल्ड को हुकूमत एक हाउस होल्ड के एक घर में एक फर्द को 10 लाख रुपए देती है, तो उसका खर्चा आमिर भाई ने भी बताया कि करीब 1800 करोड़ रुपए होगा। बेहतर तो यह है कि 2% दें, मेरी जाती राय कि 2% दें, मगर अगर हुकूमत यह समझती है कि माली बोझ होगा तो कम से कम 1% तो दीजिए आप। वो 1% होगा 900 करोड़ रुपए। और माशाल्लाह से हैदराबाद में अगर हुकूमत जमीन हराज करी, ऑक्शन करी, आज से 1 महीना पहले 14 एकड़ जमीन हैदराबाद में गवर्नमेंट बेची तो उनको 2700 करोड़ रुपए मिले, सिर्फ 14 एकड़ को। और हम ये हुकूमत से कह रहे हैं कि आप 10 एकड़ जमीन हराज करो, हमारे को मिल जाते। अगर पैसे नहीं है 2% के लिए तो एक मैंने ये कर, इसको कोई लाइटर वेन में बोलते मैं बोला, मगर ये कोई बड़ा माली बोझ नहीं होगा। और मुझे यकीन है कि अगर चीफ मिनिस्टर के दिमाग में कोई बात बिठा दी हम लोग, तो इतने जिद्दी आदमी है कि जो हो जाओ करने तैयार हो जाते हैं। तो अभी हमारी जिम्मेदारी है कि हम चीफ मिनिस्टर को जाके ये तमाम आदाद शुमार हम देंगे, और अगर आमिर भाई तैयार हैं तो आमिर भाई को भी लेके जाएंगे, सुधीर साहब को भी बोलेंगे, और अगर शाबान साहब पेरिस से अगर हिंदुस्तान भारत को आ जाते हैं, हमारा मकसद एक ही है कि जब ये गरीबी के, अगर पॉवर्टी बीपीएल अगर आपके लिए बेंचमार्क है, और तो मुसलमानों को भी तेलंगाना के उनकी गरीबी की जो 1% हाउस होल्ड जो बीपीएल हैं, मिनिमम 1% देना तो चाहिए, 2%। अगर आप 900-1800 करोड़, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अक़लियतों का बजट 1600 करोड़ इस माली साल के लिए है। और साथ ही साथ ये है कि हम ये भी मानते हैं कि यकीनन हमारे हिंदू भाइयों में भी, चाहे वो अपर कास्ट के हिंदू भाई हों या ओबीसी हों, उनको भी मिलना चाहिए। जब देखिए आज अमेरिका की एक प्यू रिसर्च की रिपोर्ट आई, जिसमें कहा गया कि कोविड की सेकेंड वेव के बाद इस मुल्क में 7.5 करोड़ लोग गरीबी में आ चुके, जो दिन में 120 रुपए कमाते। माने 7.5 करोड़ लोग उस सतह पे आ गए जो सिर्फ दिन में 120-130 रुपए कमाते हैं। तो ये कोई इनकार नहीं कर सकता। ये इन बड़े बड़े बिल्डिंगों की इनकी चमक देखकर, इनका ग्लैमर देखकर ये मैं नहीं मानता इन चीजों को। जमीन पे क्या हो रहा वो आप लोग जानते हैं। जमीन पर यह हो रहा है कि मुसलमान गरीब है, और कोविड की सेकेंड वेव के बाद मुल्क में बहुत से लोग गरीबी में आ चुके हैं। इतनी गरीबी बढ़ चुकी है कि स्कूल, प्राइवेट स्कूल में फीस देने के लिए नहीं है, तो गवर्नमेंट स्कूल में अब बच्चों को दाखिला दिला रहे हैं। खैर वो एक अलग बहस है। बहरहाल आज के इजलास का अगर आप लोग इस बात की तायीद करते हैं तो क्या हम मुत्तफ़क़ा तौर पर इस बात को कह सकते हैं कि हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं, तेलंगाना की हुकूमत से, कि कम से कम 2% मुस्लिम घरानों को, या अगर नहीं तो कम जरूरी है कि 1% मुस्लिम हाउस होल्ड घराने जो तेलंगाना के हैं, उसमें से एक फर्द को हुकूमत
10-10 लाख रुपए दिए और उसका माली बोझ सिर्फ 900 करोड़ पड़ेगा। अगर 2% करते हैं तो 1800 करोड़ पड़ता है। और फिर अगर हुकूमत ये समझती है कि ये 900 या 1800 करोड़ थोड़ा उन पे माली बोझ पड़ेगा, यकीनन टैक्सेस की कमी आई है, जब से जीएसटी बना है बहुत परेशानी है, तो इसको आप हुकूमत 2 साल में भी कर सकती है। एक बार मत ना दे आप 10 लाख, पहले 5 लाख दीजिए एक साल और आइंदा साल आप माबाकी रकम दीजिए। तो अगर इत्तेफाक राय है तो हम इसको आज के इस मीटिंग के जरिए हम इसको रेजोल्यूशन बोलिए या हुकूमत से रिकमेंडेशन बोलिए, और जब चीफ मिनिस्टर वक्त देंगे तो हम तमाम जिम्मेदार जो हैं यहाँ पर उनको ले जाकर वजीर आला चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करेंगे। उनको मुबारकबाद भी दे चुके हैं आप तमाम लोग। जो दलित बंधु स्कीम है, यकीनन तेलंगाना में मुसलमानों के ताल्लुक से जो रेजिडेंशियल स्कूल की स्कीम है वो काबिल मुबारकबाद है। किसी भी रियासत में गवर्नमेंट के स्कूलों में 60,000 मुस्लिम बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं जो तेलंगाना में पढ़ रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा काम हो रहा है। मगर हमारा बोलना यह है कि जब चीफ मिनिस्टर एक प्रोग्रेसिव स्टेप लिए हैं दलितों को उठाने के लिए, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रोग्रेसिव स्टेप होगा कि तेलंगाना के मुसलमानों को में कम से कम 1% जो हाउस होल्ड हैं उनके लिए तेलंगाना की हुकूमत दलित बंधु स्कीम की तरह एक गरीब मुसलमान के घर में उनको एक फर्द को 10 लाख रुपए दें। तो ये अगर आपकी इत्तेफाक राय है तो इसको मंजूर करके इंशाअल्लाह, और मैं आपसे वादा भी करता हूं कि हमारे अराकीन असेंबली तेलंगाना की असेंबली में इंशाअल्लाह ताला जब दलित बंधु स्कीम की बहस होगी या इस असेंबली सेशन में मौका मिलेगा तो इसी बुनियाद पर हुकूमत से असेंबली में भी इंशाअल्लाह मुतालबा करेंगे। क्योंकि अक्सर ये बोला जाता है कि हम मुसलमान जो हैं जज्बाती होते हैं, नारे लगाते हैं, और ये सब बकवास, ये जो स्टीरियोटाइप इमेज बना के रख दिया गया। तो ये आज का इजलास, ये डेटा उन तमाम लोगों को उनकी आंखें खोलने के लिए काफी है कि डेटा ये कहता है, हकीकत ये है। मुसलमानों का अपीसमेंट कभी नहीं हुआ, ना कभी कोई करने वाला है। हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये डेटा है, ये हमारी कमजोरी की निशानियां हैं। आप इंसाफ करो हमसे, आप इंसाफ करो और हमको भी इस माशरे में एक इज्जत की जिंदगी गुजारने का हमको मौका मिले। तो मैं आप तमाम का बेहद शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग तशरीफ लाए। आमिर भाई आपका, सुधीर साहब सर आपका और तमाम टीम का मैं हमारी जमात मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जाए से आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं। और इंशाल्लाह मेरे इस पर और इसको आगे लेके जाएंगे। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आज हो गया, मुझे यकीन है कि आप तमाम लोग इस पर गौर करेंगे। आप लोग भी अपनी अपनी तजावीज़ से हो सकता है कि ये सही माने हमारी तजवीज़ माकूल ना हो। अगर आप समझते हैं उसमें तरमीम करना है और अच्छा करना है तो बिल्कुल करिए। ये माहिरीन से भी मुलाकात करिए। मैं आमिर भाई से, सुधीर साहब से, शाबान साहब से, कुंडू साहब से बहुत सी चीज़ें सीखा हूँ और अभी भी सीख रहा हूँ। और जितनी मेरी ज़बान में कड़वाहट है ये इन लोगों की जिम्मेदारी उसकी, क्योंकि ये लोग जब डेटा देते तो ज़बान में कड़वाहट पैदा हो जाती, तकलीफ होती है। तो अगर मेरे तकारीर में अगर कुछ होता है तो अफसोस ये है कि मुझ पर मुकदमे या तनकीद होती, इन लोगों पर नहीं होती। तो असल दिमाग इन लोगों का है, कभी ना कभी एक दिन ये लोग भी आएंगे लपेट में इंशाअल्लाह ताला, कोई बचने वाला नहीं है। तो बहरहाल मेरी आप तमाम से बहुत बहुत शुक्रिया। अब लंच तैयार है, आप प्लीज़ लंच